Good morning, students. Welcome to my YouTube चैनल नॉलेज एक्स्ट्रा। लास्ट वीडियो में हमने प्लस टू क्लास से सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, लाइक इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एटसेट्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स को, लाइक ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ohmic and non-ohmic devices, derivation of Ohm's law in terms of a relaxation time, resistance and its dependent factor and more। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को। व्हाट इज ओम्स लॉ? 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ को। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the potential difference between two terminals of a conductor is directly proportional to the current flowing across them। That means Ohm's law क्या कहता है? The potential difference directly proportional to the current flowing in the two terminals of the conductor। V directly proportional to I, इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं। यहाँ है हमने निकाला V इज इक्वल टू I R, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है इसके कांस्टेंट को। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस from this formula can be defined as the ratio of voltage to its current, that is Ohm's law definition। Now the graph between current and voltage in Ohm's law is drawn like this। Here I is the current, V is the voltage, so this is the initial point। Here in mathematical form of Ohm's law V directly proportional to I, यहाँ पर हमने दिखा है कि दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी उतना ही उसका करंट शो होगा। दैट मीन्स इन Ohm's law we obtain a straight line graph between V and I, and in this graph we can say that VI characteristics of voltage and current। If the value of voltage is this, then the value of current is here, and the value of voltage is this, then the value of current is here। So we obtain a linear or a straight line graph between V and I। That is the graph। अब यहाँ पर इसके बाद हम अगर बात करें इसकी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या होंगी? तो लिमिटेशन में हम कहेंगे कि ओम्स लॉ इज ओनली अप्लीकेबल ऑन सॉलिड कंडक्टर्स और ओमिक कंडक्टर। ये सिर्फ सॉलिड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैं उनके ऊपर अप्लीकेबल किया जाता है, लाइक मेटल्स कॉपर हो गई, सिल्वर हो गया, आयरन होगा एटसेट्रा। It is not applicable on electrolytes, semiconductors, vacuum tube, etc। ये सिर्फ उन्हीं कंडक्टर्स के ऊपर अप्लीकेबल किए जाएंगे जो सॉलिड हो, जिनको बोलते हैं हमें ओमिक कंडक्टर्स। दूसरी अगर बात करें इसकी लिमिटेशन की, तो यहाँ पर कहेंगे कि इट इज अप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अप्लीकेबल होता है। और तीसरा अगर बात करें तो क्या कहेंगे? इफ द ग्राफ बिटवीन V and I is non-linear, then the conductors don't follow the Ohm's law। ये कह सकते हैं इन नॉन ओमिक कंडक्टर्स द ग्राफ बिटवीन V and I don't catch the linear or straight line slope between V and I। That are the limitation of Ohm's law। Limitation of Ohm's law के बाद हम अगर बात करें किसकी? ओमिक एंड
नॉन ओमिक डिवाइसेज। यहाँ पर हम सबसे पहले ओमिक डिवाइसेज की बात करते हैं। ओमिक डिवाइसेज आर दोज डिवाइसेज विच फॉलोज ओम्स लॉ। वो डिवाइसेज, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेज। ओम्स लॉ मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन I। एंड इसके एग्जाम्पल की बात करें ओमिक कंडक्टर्स की, तो एग्जाम्पल्स आर ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद जब यहाँ हम देखते हैं इसकी कंडीशन होगी ओमिक कंडक्टर्स की, वो क्या कंडीशन है? हियर R इज इक्वल टू V अपॉन I, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ R दैट इज V अपॉन I शुड बी कांस्टेंट इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स होंगे तो ओम्स लॉ तभी ओबे होगा जब R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसी कंडीशन में हम कहेंगे कि दैट कंडक्टर्स ओबेज ओम्स लॉ एंड आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स और ओमिक डिवाइसेस। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, तो नॉन ओमिक डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस विच डोंट ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे ना करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? नॉन ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि जो ओमिक डिवाइस होंगी उसमें क्या होगा? ऑलवेज गेट ए लीनियर ग्राफ बिटवीन voltage and current, but in non-ohmic device it doesn't obtain the linear or straight line graph between V and I. For example of non-ohmic devices are semiconductors, vacuum tube, electrolytes, etc. यहाँ पर भी क्या होगा? It also follow R is equal to V upon I, but here the value of R not constant. यहाँ पर यही फर्क है। Here both devices obey the mathematical formula of resistance R is equal to V upon I, R is equal to V upon I. But in case of ohmic device, the value of R that is V upon I should be constant. But here the value of R didn't constant. That's why they are called non-ohmic devices. अब नॉन ओमिक डिवाइसेस की कुछ कंडीशन है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? नॉन ओमिक जो डिवाइसेस हैं दैट आर आल्सो द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इन नॉन ओमिक डिवाइसेस वी डोंट गेट ए लीनियर ग्राफ बिटवीन V and I. Here we get a non-linear graph between V and I like this. That is the non-linear graph between V and I. सेकेंड पॉइंट अगर बात करें हम ग्राफ में नॉन ओमिक डिवाइसेस में, तो कहेंगे the relation between V and I depends on the value of V. ये I हो गया, ये V हो गया। That is forward case between voltage, forward voltage and forward current. And in case of reverse current, reverse wise, यहाँ पर ये कहता है कि इसकी जो वैल्यू होंगी relation between V and I, it depends on the value of voltage. Here this is in forward case and this is in reverse case. So both are different values in forward case and in reverse case. So the V and I values depend on the value of a voltage. तो तीसरा ग्राफ की बात करें नॉन ओमिक डिवाइस में, तो वो क्या होगा? The relation between V and I, here the voltage value of a voltage is not unit, but it have more values than one. The value of V are not unique, it have more values like this. Here the values of V are for same current, the voltage have different values. There are the three graphs of non-ohmic devices that are also the limitation of Ohm's law. Limitation of Ohm's law के बाद हम डेराइव करेंगे ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। यहाँ पर हमने ओम्स लॉ में एक चीज पढ़ी है, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ पर ओम्स लॉ जो होता है V इज इक्वल टू I R, दैट इज द
ओम्स लॉ एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये बड़े लेवल के ऊपर ओम्स लॉ है। अब हम यहाँ ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक छोटे लेवल पे पढ़ेंगे, तो वहां पर उसका डेरिवेशन जो दिखाएंगे वो आगे आएगा। अब फिलहाल यहाँ इसका जो डेरिवेशन करेंगे हम, वो डेरिवेशन करेंगे डेरिवेशन ऑफ ए ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ ए रिलैक्सेशन टाइम। जो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है वो नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए, एज वी नो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। हमने पीछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन पढ़ा था, वहां से हमने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, दैट इज vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। हियर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ is relaxation time, m is the mass of a electron, vd is a drift velocity. Also we get a relation between electric field voltage and length, that is equal to electric field is also defined as the ratio of voltage per unit length. जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा था, द वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में वोल्टेज कितना होगा, कैपेसिटर के केस में पढ़ा होगा। तो वहां पर हमने जो निकाला था वोल्टेज, दैट इज क्या था, E इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस, और हियर वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेट। तो यहाँ पर जो D है दैट इज द लेंथ ऑफ क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर दो रिलेशन हो गया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट वी गेट vd इज इक्वल टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे v बाई एल, दैट मीन्स यहाँ हो गया v अपॉन एल टाउ अपॉन एम। ये हो गई इक्वेशन 3। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब इसके बाद हमें पता है एक रिलेशन और होता है हमारे पास, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज I इज इक्वल टू a n e v d। Here vd is the drift velocity from equation 3 जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। सो वी गेट I इज इक्वल टू a n e, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, e v टाउ अपॉन m l। यहाँ आगे इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, a n e से क्या हो गया इसका स्केयर v टाउ अपॉन m l। यहाँ हमारे पास है, अब जो फाइंड आउट हुआ है वो है I इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर देंगे a n e स्केयर टाउ अपॉन, हमारे पास क्या हो जाएगा m, और यहाँ पर बच जाएगा v अपॉन l। अब यहाँ क्या होगा, यह जो v है इसको हमने इधर ले लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इस ml को अगर मैं इधर लेके जाऊं, ml अपॉन a n e स्क्वायर टाउ, दैट मीन्स हमारे पास होगा v अपॉन i। हमारे पास आ गया v अपॉन i, और यहाँ पर जो रिलेशन हमने ऑब्टेन किया है ml अपॉन a n e स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू v अपॉन i, that equation is compared with the equation of Ohm's law for resistance, that is equal to R is equal to V upon I. So that equation is compared with R is equal to V upon I. In both equation, in this one and in this one, the right hand side relation is same. So we get the value of resistance as R is equal to ml upon a n e square tau. That is the value of resistance. That is the derivation of Ohm's law in form of relaxation time.
Here M is the mass of electron, L is the length of conductor, A is the area of conductor, N is the number of electrons, T is the charge of electrons, and tau is the relaxation time. That is the derivation of a Ohm's law in terms of a relaxation time. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेजिस्टेंस, जो हमने ओम्स लॉ में कैलकुलेट किया था एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस इसको डिफाइन करेंगे। पहले क्या होगा, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ ए करंट इन द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले चार्ज है, करंट है, उसको रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है, उसको फ्लो का विरोध करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इन द कंडक्टर। It is expressed as R is equal to V upon I. The unit of resistance is SI unit हो जाएगी हमारे पास ओम, and its representation is like this. This is the representation of a ohm. Okay. Now यहाँ पर डिफाइन करें हम 1 ohm। 1 ohm को अगर डिफाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ohm of resistor is said to be defined as when 1 volt potential difference is flowing in two terminals of a conductor during the 1 ampere current exists in the conductor। या ये भी कह सकते हैं हम 1 ohm resistance is exist in conductor when 1 volt of potential difference developed between two terminals of a conductor when 1 ampere current is flowing through them. That are the definition of 1 ohm, and it expressed as 1 volt upon 1 ampere। 1 ohm upon 1 ampere। यहाँ पर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाए रेजिस्टेंस की, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एज द रिजल्ट हमारा क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। फिर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास है वर्ग गुना अपॉन चार्ज, और वर्ग का फॉर्मूला होता है डायमेंशन M1 L2 T-2, और चार्ज का हमारे पास होता है AT। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा, इसको हमने ऊपर ले तो M1 L2 T, यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा T-3 A-1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने यहाँ पर पुट किया M1 L2 T-3 A-1 and for the current that is the A, therefore the final dimensional formula of resistance is M1 L2 T-3 and A ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा A-2। that is the dimensional formula of a resistance। डायमेंशनल फॉर्मूले के बाद अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और इसके डिपेंडेंट फैक्टर की, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक, डिपेंडेंट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, area of cross section of conductor, area of cross section, area of cross section, third one is temperature, and fourth is a nature of a material, nature of a material। That are the factors on which resistance
डिपेंड। सो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है इनके ऊपर, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, मीन्स अगर लेंथ हम बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर किसी वायर की तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन एरिया ऑफ फ्रैक्शन as 1 upon a, means resistance inversely depends on the area of fraction। that means जितना हम एरिया कम करेंगे उतना रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा, और जितना एरिया ज्यादा करेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। थर्ड है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, वो कैसे करेगा वो आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस also directly proportional to temperature, means जितना टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। एंड नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट सब्सटेंस का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और इसको खोलें तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हियर वी गेट ए proportionality constant rho that is known as resistivity or specific resistance that is rho r h इस बोलते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। रो इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर अब हम रिलेशन दिखाएंगे क्या कि इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। तो डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ द कंडक्टर हैव यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। If L is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter square, then R is equal to rho L by A। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो 1/1, that means R is equal to rho। In this case, the resistance and specific resistance or resistivity is equal to each other। इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ जो फॉर्मूला होता है हमारा R is equal to रो एल बाई ए, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल टाइप और कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। वो किस प्रकार से हैं, वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें इसी को सोल्व करना है। कैसे पूछे जाते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर और वायर इज स्ट्रेच डबल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। ये कहता है कि अगर कोई वायर है या कंडक्टर है, उसकी ओरिजिनल लेंथ से उसको खींचकर डबल कर दिया जाता है तो उसके नए रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या वो कहेगा उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जिसमें भी चेंजमेंट की बात करता है हमने उसी को ही चेंज करना है, टर्म्स को, बाकी को एज चीज रखना है। फ्रॉम दिस फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर हमने लेंथ को डबल किया है तो यहाँ पर L हो जाएगा, हेयर L इज 2, लेंथ को डबल कर दिया हमने, दैट मीन्स 2L। अब बात आती है एरिया की, A। अब ये कहता है कि किसी कोई वायर है, सपोज करो कोई भी वायर है, ये हो गया वायर, सपोज करो। अब यहाँ इसको खींच कर इसके लेंथ को डबल कर दिया है, यहाँ डबल कर दिया है, तो सिंपल सी बात है जब इसी को खींचा जाएगा और इसको डबल कर देंगे लेंथ से, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर ये ना भी कहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने के लिए, तब भी हमें जब उसी कंडक्टर के लेंथ को डबल करके खींचा जाता है तो उसका एरिया जो है ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। हाफ एरिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब लेंथ को डबल किया इसी लेंथ को, तो हमारे पास होगा A/2, दैट मीन्स इसको सोल्व करेंगे तो रो 2L/A, 2 पर चला जाएगा, दैट मीन्स 4 रो L बाई A।
तो हमारे पास जो नया रेजिस्टेंस आएगा आर डैश दैट बिकम्स 4R। मीन्स जब लेंथ को डबल करेंगे ओरिजिनल लेंथ से किसी वायर की, तो उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो आएगा 4R। अगर यहाँ कोई एग्जांपल ले कि इफ ए कंडक्टर और वायर हैव रेजिस्टेंस 40 ओम, 40 ओम का कोई रेजिस्टेंस है वायर का, उसकी लेंथ को डबल कर दिया है खींचकर, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हमें पता है न्यू रेजिस्टेंस का 4R। इसका पहला है कितना? 40 ओम, तो इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स जो नया रेजिस्टेंस होगा हमारा वो कितना होगा 160 ओम, बिकॉज 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल बाय पुटिंग ए सेम लेंथ ऑफ ए वायर, देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। तो ये कहता है कि अगर एक वायर है इसी लेंथ का, एक दूसरा वायर इसके साथ रखा जाता है, तो एरिया डबल हो जाएगा, बट एरिया उसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में R इज इक्वल टू रो 2L बाई ए। अब लेंथ डबल हो गया लेकिन एरिया तो क्या रहा? सेम रहा। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू 2R। इस केस में डबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि वो बोल दे कीपिंग इट्स एरिया सेम, एरिया को सेम रखकर लेंथ बढ़ाए, या फिर एरिया को डबल कर दिया जाए और लेंथ को सेम रखा जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व इसी फॉर्मूले से किया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई तुम्हें रेडियस दे दी जाए, तो यहाँ पर यहाँ जो एरिया होता है इस एरिया को कैसे सोल्व करेंगे? बिकॉज सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर रेडियस वगैरह दे रखी है तो यहाँ एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर को पुट कर यहाँ से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ये था हमारे पास रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हमारे पास आई थी R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ से रो हो जाएगा हमारे पास रो इज इक्वल टू R A बाई L। रजिस्टिविटी जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट निकालें तो रजिस्टिविटी ओम हो जाएगी, एरिया की मीटर स्क्वायर हो जाएगी और लेंथ की मीटर। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ ए रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ ए रजिस्टिविटी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से रजिस्टिविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस का निकाला था वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। उसके साथ एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा? L हो जाएगा। उसको कट करके हमें यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में, रजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट की जो इसकी वीडियो होगी वो हम रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के साथ और कैसे उसको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए